Hello students, again welcome to online physics classes. In this video, we discuss the Newton's law of motion. We will start with the Newton's first law of motion. Newton's has three laws of motion. Firstly, we discuss the Newton's first law of motion. क्या कहता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट और इन मोशन, इट डज नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट. ओके, इसका मतलब ये है कि मान के चलो एक ग्राउंड है और ग्राउंड पर कोई फुटबॉल रखी हुई है. फुटबॉल ये कब तक यहाँ पर रखी हुई होगी? तब तक कोई प्लेयर आकर इसको किक नहीं लगाएगा, और जैसे ही वो इसको किक लगाएगा तो ये रेस्ट से किस में आ जाएगी? मोशन में आ जाएगी. पहले ये रेस्ट पर थी, किस में आ जाएगी? मोशन में, जैसे ही वो किक लगाता है. और किक का मतलब क्या है? किक का मतलब फोर्स ही तो है. इट मीन्स यहाँ पर जो स्टेट चेंज हुई है फुटबॉल की, वो हुई है जब किक प्लेयर के द्वारा लगाई गई है, तो वो रेस्ट से मोशन में आई है. तो ये रेस्ट से मोशन में कब आई? जब हमने फोर्स अप्लाई किया. और यही बात कौन कहता है? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि ए बॉडी विल बी कंटिन्यू एट रेस्ट अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट. और दूसरा क्या है? मोशन. कि मान के चलो कोई बॉडी, फुटबॉल ही हम ले लेते हैं, और ग्राउंड के ऊपर मोशन में है, तो ये मोशन में ही रहेगी और ये रेस्ट में नहीं आएगी. कब तक रेस्ट में नहीं आएगी? जब तक इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं होगा. लेकिन आप कहोगे कि सर हम थोड़े उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, फिर भी हम देखते हैं कि जो फुटबॉल होती है या फिर कोई भी चीज़ होती है वो थोड़ी देर बाद अपने आप रुक जाती है. तो भैया उस केस में जो ये जो फुटबॉल होगी ये ग्राउंड के क्या होती है? कॉन्टैक्ट में होती है. और कोई बॉडी जब दूसरी बॉडी के कॉन्टैक्ट में होती है तो वहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस हो जाता है. और फ्रिक्शन फोर्स भी क्या होता है? एक एक्सटर्नल फोर्स ही होता है. क्या होता है? एक्सटर्नल फोर्स. इट मीन्स जो आप कहते हो ना कि कुछ देर बाद अपने आप फुटबॉल रुक जाती है, तो वो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से स्टॉप होती है, वो मोशन से रेस्ट में आती है. यहाँ पर भी फ्रिक्शन क्या काम करता है? एक्सटर्नल फोर्स का काम करता है. ठीक है, तो यहाँ पर दोनों बातें आपकी कंप्लीट हो जाती है. न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो कह रहा था कि एक बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, और मोशन में है तो मोशन में रहेगी जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं होता. जैसे कि आप साइकिलिंग करते हैं और जैसे आप पैडलिंग स्टॉप कर देते हैं तो कुछ देर बाद देखते हैं कि हमारी साइकिल स्टॉप हो जाती है. तो उसके स्टॉप होने का केवल वही रीज़न है क्या? कि फ्रिक्शन फोर्स वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाता है बिटवीन द टायर्स एंड द ग्राउंड, और जिसकी वजह से वो क्या करता है? मोशन का अपोज करते हैं और फाइनली आपकी साइकिल स्टॉप हो जाती है. तो ये था आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. तो आप इसकी डेफिनेशन किस तरह से दे सकते हैं कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट कि ए बॉडी डज नॉट चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट. ओके, नाउ न्यूटन्स first law of motion is also called law of inertia. law of inertia. अब आपके लिए एक न्यू वर्ड है इनर्शिया, और इनर्शिया का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ. इनर्शिया इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय विच इट चेंज द पोजिशन और स्टेट इटसेल्फ विदाउट एन एक्सटर्नल फोर्स. कि किसी बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता और फिर भी उसकी स्टेट चेंज हो जाती है, उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, वो आप उसको क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं. ये मेनली 3 टाइप के होते हैं. एक इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है, एक इनर्शिया ऑफ मोशन होता है, और एक इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होता है. इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मोशन एंड डायरेक्शन. इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है? जैसे कि आप देखते हो कि आप बस में बैठे हुए हैं और ड्राइवर अचानक से, मतलब बस पहले से मूव कर रही है और ड्राइवर अचानक से ब्रेक्स अप्लाई कर देता है, तो क्या होगा?
क्या होगा बताइए? तो उस दौरान जैसे ही वो ब्रेक्स अप्लाई करेगा तो हम आगे की तरफ फॉल करते हैं, तो वो क्या आपका होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। हमारे ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करता, बॉडी अपने आप ही क्या होती है आगे की तरफ मूव करने लगती है, वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है। और आप बस में, एक बस रेस्ट पोजीशन पर है, खड़ी हुई है, और आप उसमें बैठे हुए हैं या फिर खड़े हुए हैं, और वो अचानक से क्या करता है, स्पीड अप कर देता है, तो उस दौरान क्या होगा, आप पीछे की तरफ फॉल करोगे, तो वो होता है आपका इनर्शिया ऑफ मोशन। और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है कि आप किसी बस में ट्रैवल कर रहे हैं और कहीं पे टर्न आ जाता है, जैसे सड़क पे टर्न आ जाते हैं रोड पे बहुत सारे, तो और वो स्पीडली क्या करता है, टर्न करता है, तो हम दूसरी साइड में जिधर वो टर्न करना होता है उसके दूसरी साइड में हम फॉल करते हैं, वो आपका होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तो ये आपका इनर्शिया था, और जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है वो इनर्शिया को अच्छे से फॉलो करता है। उसके बाद में अब हम बात करते हैं फ्रेम ऑफ रिफरेंस की। फ्रेम ऑफ रिफरेंस, ये फ्रेम ऑफ रिफरेंस क्या होता है कि किसी बॉडी को कोऑर्डिनेट सिस्टम से ऐड कर देना, कनेक्ट कर देना, किसी बॉडी को कोऑर्डिनेट सिस्टम से कनेक्ट कर देना, उसको हम क्या कहते हैं, फ्रेम ऑफ रिफरेंस कहते हैं। और फ्रेम ऑफ रिफरेंस का क्या महत्व होता है, क्या रिफरेंस होता है, ये हमें बताता है बॉडी की पोजीशन के बारे में, बॉडी की स्पीड के बारे में, बॉडी की वेलोसिटी के बारे में, और एक्सेलरेशन के बारे में बताता है। तो फ्रेम ऑफ रिफरेंस का काम ये होता है, जैसे कि आप जैसे कई बार मैथ में करते हैं कि पी कोई पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स 1, 2 हैं इसके कोऑर्डिनेट्स, तो इससे हमें पता चल जाता है कि जो P पॉइंट है वो विद रेस्पेक्ट टू x एक्सिस 1 पॉइंट पे है एंड विद रेस्पेक्ट टू y एक्सिस 2 पॉइंट पे है। तो हमें क्लियरली क्या पता चल गया, इसकी पोजीशन का पता चल गया, तो इसको क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रिफरेंस कहते हैं। और जो फ्रेम ऑफ रिफरेंस जिसमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वैलिड होता है, फ्रेम ऑफ रिफरेंस इन विच न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज वैलिड, उसको कहते हैं हम, इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रिफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रिफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रिफरेंस हम उसको कहते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सबसे पहले मैंने इसके स्टेटमेंट के बारे में बताया, फिर उसके बारे में बताया कि ये इनर्शिया, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, फिर उसके बाद में मैंने बताया फ्रेम ऑफ रिफरेंस क्या होता है, और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो फ्रेम ऑफ रिफरेंस में वैलिड होता है उसको हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रिफरेंस कहते हैं। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आपका आएगा न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट पॉइंट इज न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब हम बात करते हैं न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सबसे पहले इसका काम क्या होता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का, भैया ये हमें ये फोर्स मेजर करता है, ये फोर्स को मेजर करता है, फोर्स के मैग्नीट्यूड को बताता है कि कितना फोर्स कहीं पर एक्ट हो रहा है। दूसरे नंबर पे बात आ जाती है कि स्टेटमेंट, इसकी स्टेटमेंट क्या देता है, ये कहता है किसी बॉडी के ऊपर जो फोर्स अप्लाइड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज़ के, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मूवमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मूवमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब आपको पता होना चाहिए कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है। लीनियर मोमेंटम को हम पी से लिखते हैं और पी इक्वल टू होता है एम वी। पी इक्वल टू क्या होता है, एम वी। पी लीनियर मोमेंटम है, एम मास और वी क्या है, वेलोसिटी है। तो एफ क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रेट का मतलब होता है डी ओवर डी टी, रेट का मतलब होता है डी ओवर डी टी, और किसका, लीनियर मोमेंटम यानी कि पी। अब आपको पता है इसको इक्वल में बदलते हैं तो के हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को इक्वल में बदलने के लिए के हम कांस्टेंट लेते हैं और ये हो जाएगा हमारा डी पी ओवर डी टी।
यहाँ पर जो k है, k की वैल्यू 1 होगी तो आपका हो जाएगा dp/dt, क्योंकि k की जगह तो आपने 1 पुट कर दिया। f इक्वल टू d/dt और p की वैल्यू क्या है, mv। m आपको पता है मास होता है, मास ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, उसको हम आगे ले लेंगे। तो dv/dt ये आपका आ गया। dv/dt का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, और ये किसके इक्वल होता है, एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। यानी कि ये हो जाएगा f इक्वल टू m और dv/dt की जगह आ जाएगा a। ये फोर्स का फॉर्मूला आ गया, f इक्वल टू m। फोर्स के दो फॉर्मूले हैं, f इक्वल टू एम ए, और एक है आपका f इक्वल टू dp/dt। यदि लीनियर मोमेंटम की बात हो रही है तो उस दौरान आप p ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, और यदि एक्सेलरेशन की बात हो रही है तो आप f इक्वल टू m में ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। ओके, नाउ अब हम कुछ थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल में पढ़ते हैं कि f इक्वल टू m में हमारे पास न्यू फॉर्मूला है ऑफ फोर्स। f इक्वल टू ma, इसका मतलब यह है कि जो फोर्स है वो दो बातों पे डिपेंड कर रहा है, एक मास पर और एक एक्सेलरेशन पर। मास कांस्टेंट होता है किसी भी बॉडी का, तो मास कांस्टेंट है तो f पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। आप बताओ कि जब m की वैल्यू हर बार वही पुट करेंगे तो f तो उतना ही आना है, तो फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अब किस पे बात करते हैं, a पर। जो a जो है, a हमारा चेंज होता है, a चेंज होगा तो f भी चेंज होगा। a का फॉर्मूला होता है dv/dt, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक्सीलरेशन चेंज होगा तो फोर्स भी चेंज होगा, फोर्स भी चेंज होगा, क्लियर। और जो एक्सेलरेशन होता है वो दो बातों से मिलकर बनता है। एक हम बोल सकते हैं एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी से मिलकर बनता है, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है dv/dt। सॉरी चाहूँगा, एक्सेलरेशन किस पर डिपेंड करता है, dv/dt पर, ये इसका फॉर्मूला होता है। यानी कि आप वेलोसिटी चेंज करोगे, वेलोसिटी चेंज करोगे तो एक्सेलरेशन चेंज होगा, और एक्सेलरेशन चेंज होगा तो फोर्स चेंज होगा। उसके बाद में आती है वेलोसिटी। वेलोसिटी दो बातों पर डिपेंड करती है, एक स्पीड और एक आपका क्या, डायरेक्शन। स्पीड को हम मैग्नीट्यूड भी कह सकते हैं, और डायरेक्शन आपकी है। अब देखिए, आपने मैग्नीट्यूड चेंज किया तो वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन चेंज होगा, और एक्सेलरेशन चेंज होगा तो फोर्स चेंज होगा। अच्छा, आप इसको चेंज नहीं कर रहे हैं, डायरेक्शन चेंज करोगे तो वेलोसिटी चेंज होगी, एक्सेलरेशन चेंज होगा, फोर्स चेंज होगा। ओके, और आप इन दोनों को चेंज करोगे तो वेलोसिटी चेंज होगी, तो एक्सेलरेशन चेंज होगा, तो फोर्स चेंज होगा। अब आपको पता चल गया है कि जो फोर्स है वो एक तो मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन, दो बातों को चेंज करने से चेंज हो रहा है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो फोर्स है वो टू फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड अदर इज डायरेक्शन। अब देखिए, तीन केस हम पढ़ेंगे। मान के चलो बेटा कि जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं और वो कर रहे हैं पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। इसका मतलब क्या है कि ये बॉडी इधर मूव कर रही है, इधर इसका मोशन है, और आप उधर ही फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो याद रखना उस दौरान डायरेक्शन नहीं चेंज होगी। क्या चेंज होगा, केवल मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज होगा, ये आपको याद रखना। क्लियर है? पैरेलल और एंटी पैरेलल केस में ये रहेगा। जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी कि मोशन इधर है
और आप फोर्स लगा रहे हो ऐसे, जैसे मैंने मार्कर को होल्ड किया हुआ है, इट मीन्स आप फोर्स लगा रहे हो ऐसे, एंगल बन रहा है 90 डिग्री। तो याद रखना है उस दौरान डायरेक्शन चेंज होगी, मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होगा, ये आपको याद रखना। थर्ड, कि जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो किसी एंगल पे आप कर रहे हो, एट एन एंगल टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो आप कह सकते हो कि इधर मोशन है और इधर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, यहाँ कोई एंगल थीटा बन रहा है, तो उस केस में दोनों चीज़ें चेंज होंगी। क्या क्या? एक तो क्या, एक होगा आपका मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन, दोनों चीज़ें यहाँ पर चेंज होंगी। तो ये आपके फैक्टर्स से जिस पर फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी डिपेंड करता है। यहाँ पे आपका फिनिश हो जाता है न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। आगे नाउ वी प्रोसीड टूवर्ड्स द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब हम बात करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये क्या कहता है? ये कहता है कि मान लेते हैं दो बॉडी हैं, एक बॉडी ये है और एक बॉडी है, ये इसके ऊपर फोर्स लगा रही है, इसको हम कहेंगे बेटा एफ बी ए, कि बी पे फोर्स एग्जर्ट हो रहा है और कौन कर रहा है? ए कर रहा है। और ये कहेंगे हम एफ ए बी, ये फोर्स ए पे एग्जर्ट हो रहा है और कौन लगा रहा है? बी लगा रहा है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि ये दोनों फोर्स जो है ना मैग्नीट्यूड में इक्वल रहेंगे। मैग्नीट्यूड में इक्वल होने का मतलब ये है कि ये इस पर 5 न्यूटन लगा रहा है, अप्लाई कर रहा है, तो ये भी इस पर कितना अप्लाई करेगा? 5 न्यूटन करेंगे। लेकिन आप देख रहे हो कि इन दोनों के एरो जो हैं एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो अपोजिट के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं? नेगेटिव। और हमें जैसे हम डायरेक्शन की बात करेंगे तो ऊपर हम क्या अप्लाई कर देंगे? एरो। तो ये होता है आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की जो फोर्सेज होते हैं वो दो बॉडीज के बीच में जो फोर्सेज होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं लेकिन अपोजिट होते हैं। अपोजिट का मतलब है नेगेटिव साइन। याद रखोगे ये बात। इसके लिए हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एवरी एक्शन इज इक्वल टू एवरी रिएक्शन। ओके, एक फोर्स इसमें से एक्शन होगा और एक रिएक्शन होगा, लेकिन ये हम बिल्कुल कंफर्म नहीं कर सकते कि ये एक्शन है या फिर ये एक्शन है। कोई सा भी एक्शन हो सकता है, कभी भी एक्शन और रिएक्शन के बारे में कंफर्म नहीं कहा जा सकता। एक बात याद रखना है लास्ट में कि एक्शन और रिएक्शन जो फोर्स हैं वो दोनों बॉडीज पर अलग अलग होंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि ये कोई बॉडी है इसी पे एक्शन हो रहा है इस पे रिएक्शन हो रहा है, नहीं, इस पे एक्शन हो रहा है तो दूसरे पर रिएक्शन होगा, यदि इस पे रिएक्शन हो रहा है तो इस पे एक्शन होगा। ठीक है, तो हमने न्यूटन्स के 3 लॉज इसमें हमने पूरे डिटेल में पढ़े हैं। कोई डाउट होती है तो आप कमेंट करके डिस्क्रिप्शन में बता सकते हैं।